नमस्कार बच्चों। आज हम अपने इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर लेसन नंबर 12 करवाएंगे आपको। और लेसन नंबर 12 अब हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं कोर्स होने के। जो पहली बुक है वो लगभग कंप्लीट हो जाती है। केवल 2 लेसन रहते हैं हमारे 12 और 13। हमारी 1 बुक कंप्लीट हो जाती है। देन वी स्टार्ट। Subject is economics and lesson is 12. What is the lesson? Lesson is market equilibrium under perfect competition। अभी हमने आपने अभी अभी पढ़ के आए हो ना कि भाई परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। हमारा 10वां लेसन किया था परफेक्ट कंपटीशन का। तो उसके अंदर हमने परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में डिटेल पढ़ी थी। अब उसकी इक्विलिब्रियम करना है हमने मार्केट के अंदर, यानी कोई फर्म इक्विलिब्रियम कैसे होती है अलग अलग मार्केट के अंदर। ठीक है, इसको हम अभी इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसको ध्यान से देखें। पूर्ण प्रतियोगिता हम हिंदी मीडियम ही ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी कर लेते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी को पढ़कर इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन क्या होता है, यानी बाजार संतुलन क्या होता है। हमारी मुख्य बात है कि बाजार संतुलन क्या होता है। बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें विशेष कीमत पर, मतलब कोई विशेष कीमत हो, कोई भी कीमत हो सकती है, मतलब कीमत पर किसी वस्तु की यथार्थ मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। यानी बाजार संतुलन वह संतुलन की स्थिति है जिसमें किसी विशेष कीमत पर, कोई भी कीमत हो सकती है, कोई भी जिस पर हम संतुलन निकालना चाहते हैं, कोई भी विशेष कीमत पर उसकी मांग और उसकी पूर्ति बराबर हो जाएं। मांग और पूर्ति बराबर हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, बाजार संतुलन। अतएव जैसे यानी डी एक्स, कोई भी कीमत हो उसके ऊपर डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, दोनों इक्वल हैं, तो यह स्थिति संतुलन की स्थिति है। क्या स्थिति है ये, संतुलन की स्थिति है। ऐसी स्थिति में जब dx और sx दोनों इक्वल हैं तो इस स्थिति में अतिरिक्त मांग कह लो या आधिक्य मांग,
आधिक्य मांग, आधिक्य मांग मतलब यानी डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। अतिरिक्त मांग या आधिक्य मांग नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। ये क्या है? अगर एग्जाम में आ जाए, अतिरिक्त मांग क्या होती है? अतिरिक्त मांग वह मांग है जो किसी विशेष कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाए। यानी मांग ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम है। यदि मांग ज्यादा हो जाए तो अतिरिक्त मांग कहते हैं, या आधिक्य मांग। कोई भी एग्जाम के अंदर आ सकता है कि अतिरिक्त मांग क्या होती है या आधिक्य मांग क्या होती है। यानी जब dx और sx इक्वल हैं तो अतिरिक्त मांग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी अगर दोनों डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हैं तो अतिरिक्त मांग भी नहीं होगी या आधिक्य मांग भी नहीं होगी। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि आधिक्य मांग किसे कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों। या मांग हो गई तो अतिरिक्त पूर्ति भी तो हो सकती है ना, या अतिरिक्त पूर्ति या आधिक्य पूर्ति। आधिक्य पूर्ति मीन क्या होता है? यानी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। ये भी नहीं पाई जाती। अगर दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल हैं डिमांड और सप्लाई, तो ना तो अतिरिक्त मांग होगी ना अतिरिक्त पूर्ति होगी। दोनों इक्वल हैं तो अतिरिक्त मांग और अतिरिक्त पूर्ति नहीं पाई जाएगी। ठीक है, ये नहीं पाई जाती। यानी आप संतुलित कीमत किसे कहते हैं? संतुलन कीमत, संतुलन कीमत का मतलब जिस विशेष कीमत का जिक्र है। ठीक है, संतुलन कीमत जहां पर मांग और पूर्ति इक्वल होते हैं। संतुलन कीमत क्या है? कौन सी स्थिति होगी? यानी बाजार मांग इक्वल किसके है? बाजार पूर्ति को, बाजार पूर्ति के इक्वल है। संतुलन कीमत कौन सी? जो बाजार में प्रचलित है। ऐसी कीमत जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, वही कीमत क्या कहलाती है? संतुलन कीमत कहलाती है। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि संतुलन कीमत क्या होती है तो क्या करेंगे भाई? लिखें, चलो लिख देते हैं। यदि एग्जाम में आ जाए कि संतुलन कीमत क्या होती है, संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर, जिस पर मतलब उस कीमत पर, जिस पर किसी वस्तु, किसी वस्तु की, यानी इसी को लिख देते हैं, यथार्थ रूप से शब्दों के अंदर लिख देते हैं इसको। किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। यानी संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति बराबर होती है। दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? संतुलन कीमत हो जाएगी। ठीक है, और संतुलन कीमत को का निर्धारण कैसे होता है? यानी संतुलन एग्जाम के अंदर आ जाता है कि भाई पूर्ण प्रतिभा बाजार संतुलन, बाजार संतुलन हो गया, ये लिख देना है, ये भी लिख देना है। संतुलन कीमत क्या होती है ये भी लिख दो, यानी कंप्लीट हो जाएगा, कोई बात बचेगी नहीं। संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। जब भी संतुलन कीमत का जिक्र आ जाए तो एक व्यक्ति की मांग यानी व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति के द्वारा संतुलन कीमत नहीं निर्धारित की जा सकती। इसके लिए बाजार मांग और बाजार पूर्ति को इक्वल करना पड़ेगा। हमने लिख रखा है ऊपर बाजार मांग और बाजार पूर्ति।
ये बात आपने लिखना है कि संतुलन कीमत का निर्धारण करने के लिए व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति काफी नहीं है। इसके लिए बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होनी चाहिए। यानी बाजार मांग और बाजार पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ही संतुलन का निर्धारण किया जा सकता है। संतुलन का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, संतुलन कीमत लिख दिया क्या यहाँ। अब तो हमारा आ जाता है बाजार संतुलन का निर्धारण। हमारा क्वेश्चन है ना बाजार संतुलन, तो सॉरी बच्चों, बाजार संतुलन है ये। ठीक है, बाजार संतुलन ये क्या है। ठीक है, यदि बाजार मांग, इसको हम एक तालिका के द्वारा आपको समझा सकते हैं। पहले तालिका को बनाएंगे, उसको लिखेंगे आप अपने शब्दों में, फिर डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को भी अपने शब्दों में लिखेंगे। इसकी तालिका क्या है भाई, यानी तालिका यानी किसी वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। कोई वस्तु है, रुपीज के अंदर लिख लेते हैं उसको। उस वस्तु की पूर्ति को दर्शाया गया है, कोई भी एक्स वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, और उसी वस्तु की डिमांड को मान लेते हैं। आपने अभी अभी देखा है, सप्लाई भी पढ़ लिया आपने, डिमांड भी पढ़ लिया है, तो इसको आप अच्छी तरह कर सकते हैं। मान लो किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये है और 5 रुपये ज़्यादा है कीमत। अगर 5 रुपये किसी वस्तु की कीमत है और ज़्यादा है, ये अगर कीमत ज़्यादा मिलेगी तो सप्लाई तो होगी ज़्यादा और डिमांड होगी कम। अगर कीमत 5 रुपये ज़्यादा है तो सप्लाई मान लेते हैं 50 की हो जाती है, और डिमांड क्योंकि वस्तु महंगी है इसलिए कितने की होगी भाई, 10। अगर कीमत कम होकर 4 रुपीज़ रह जाती है, तो अगर कीमत कम होगी तो सप्लाई कम होगी। 50 था, कितना रह गया भाई, 40। और डिमांड, जब कीमत कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, 20 हो गई। अब कीमत कम होकर और 3 रुपये रह जाती है तो सप्लाई और कम हो जाएगी और डिमांड और बढ़ जाएगी। कीमत और कम हो जाती है, सप्लाई और कम हो जाएगी और डिमांड और ज़्यादा होने लग जाएगी। ठीक है, और यदि कीमत कम होकर 1 रुपया रह जाती है तो सप्लाई 10 हो गई और डिमांड उसकी 50 हो गई। यानी दोनों नियम लागू होते हैं। पहले तो प्राइस और सप्लाई के बारे में करते हैं। जैसे जैसे कीमत कम होती है सप्लाई भी कम होती चली जाती है। अगर इसको बीच में छोड़ दें तो ये प्राइस और डिमांड का कर लेते हैं रिलेशन, क्योंकि इन दोनों का तो पॉजिटिव के अंदर होता है और प्राइस और डिमांड का नेगेटिव में होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। जब किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो डिमांड कम, और जैसे जैसे कीमत कम होती जाती है उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक ऐसी कीमत है जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों एक जैसी हो जाती हैं, यानी 30-30। तो हमारी जो बाजार की संतुलन, जहां पर भी जिस कीमत पर हमारा बाजार संतुलन में होगा वो कीमत क्या है, 3 रुपये। वो कीमत क्या है, 3 रुपये। इसके अंदर सप्लाई भी 30 है और डिमांड भी 30 है, तो ये हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी, और जहाँ पर इक्वल होगी वहीं पर हमारा बाजार संतुलन निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने शब्दों में आपने शब्दों के रूप में लिखना है। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से भी समझा सकते हैं। चित्र की सहायता से समझा सकते हैं भाई। ठीक है, ये O X पॉइंट, ये O Y। यहाँ पर किसी वस्तु की क्वांटिटी को दर्शाया गया है, यानी मात्रा को दर्शाते हैं,
और यहाँ पर हम प्राइस को लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है ये क्या है, सप्लाई कर्व। क्या है, सप्लाई कर्व। और ये क्या है, डिमांड। डिमांड नेगेटिव में होती है, हमें पता है। ये डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, वही है ना। यानी इसकी कीमत, ये क्या है, इस बिंदु पर, यानी ये जो बिंदु है ई, ये संतुलन का बिंदु है। इसके ऊपर, यानी इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ नीचे मिला दें। अब क्या करें, यानी 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और इसी प्रकार कीमत को लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। यानी जब 3 रुपए कीमत है तो उसकी सप्लाई और उसकी डिमांड दोनों के दोनों 30 है। 30 के ऊपर वो अपना संतुलन निर्धारित कर देंगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों 30 है। तो कीमत क्या होगी संतुलन की, 3 रुपए कीमत। अब आप बोलोगे सर 3 ही क्यों है, इसको ज़्यादा या कम भी तो कर सकते हैं। समझो बात को, यदि बाई चांस उसने 2 रुपए कीमत निर्धारित कर दी, इसको हम अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, अजम्पशन लेके चलते हैं। यदि 2 रुपए कीमत है, कीमत कम हो जाती है, समझो बच्चों बात को, यदि कीमत 2 रुपए हो जाती है, कीमत यदि कम हो गई तो सप्लाई कम होगी ना, सप्लाई कम होकर 20 रह जाएगी। और कीमत कम हो जाती है और तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड कितनी होगी भाई उसकी, 40। उसकी सप्लाई तो 20 रह गई और डिमांड 40, यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। और यदि डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड समझो बच्चों, यदि डिमांड ज़्यादा है, हमारे पास सप्लाई कम है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। यानी 2 रुपए है, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, इसका नाम, चलो इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। यानी जब ए पॉइंट पर हमारी सप्लाई है और ए बी के डिफरेंस में, ए बी क्या है, मांग आधिक्य की स्थिति है। अधिक मांग है ना, मांग आधिक्य की स्थिति है। ए बी के बराबर मांग आधिक्य है और मांग ज्यादा होगी तो कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी। ये दोबारा 3 रुपए निर्धारित हो जाएगी। इसको हम ऊपर लेकर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी आपने अपने शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है एक बार हम भी बता देते हैं आपको। ठीक है, चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। एस एस पूर्ति वक्र और डी डी मांग वक्र है। दोनों डिमांड और सप्लाई वक्र दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं वो कीमत की, वह संतुलन कीमत निर्धारित हो जाएगी। और संतुलन कीमत 3 रुपए है और उसका संतुलन जो डिमांड और सप्लाई इक्वल है वो 30 पर है। तो ई पॉइंट हमारा संतुलन का पॉइंट माना जाएगा। इस बात को आप अपने शब्दों में, आप जैसा भी हमने बोला ये जरूरी नहीं है, आप अपने शब्दों में इस प्रकार समझाओ कि दूसरे को समझ में आ जाए कि आपने डायग्राम बनाया कैसे है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसकी क्या आती हैं, मान्यताएं आती हैं। क्या आती है इसकी भाई, मान्यताएं। यानी अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो मान्यताएं भी तो लेनी पड़ेंगी। इसकी मान्यताएं क्या हैं, नंबर 1, यानी मांग वक्र का ढलान
मांग वक्र कैसा लिया है? मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक है। ऋणात्मक है ना, नेगेटिव में आया था ना इसका। और पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक है। ठीक है। और तीसरी जो पॉइंट है इसका, तीसरा नंबर पर, बिना सरकारी हस्तक्षेप, यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता इसके अंदर। बिना सरकारी हस्तक्षेप के और पूर्ति और मांग की शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, ये हमारी मान्यताएं हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार 6 अंक का आया है और कई बार 4 मार्क्स का आया है। ठीक है, यानी इम्पोर्टेंट है। अब पॉइंट अलग अलग बनते हैं, देखो आपको अलग अलग बताते हैं। यानी यदि मांग और पूर्ति दोनों इक्वल तो हमने कर दिया। यदि मांग में परिवर्तन हो जाए, मांग में परिवर्तन से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि मांग में परिवर्तन हो जाए तो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। मांग में परिवर्तन से संतुलन कीमत पर प्रभाव। ठीक है, कैसे सर? देखो, इसको हम डायग्राम की सहायता से आराम से आपको समझा सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा। यहाँ क्या है? क्वांटिटी, और यहाँ पर प्राइस। ये हमारा क्या है? सप्लाई कर्व। और ये हमारा डिमांड, अभी अभी आपने बनाया है। और यहाँ पर ये संतुलन कीमत है ई पॉइंट पर। ठीक है, ये अभी अभी हमने बनाया है। अब कहता है यदि इसकी डिमांड में परिवर्तन आ जाए, मांग में परिवर्तन आ जाए। मांग में परिवर्तन मतलब अगर डिमांड उसकी बढ़ जाए तो हमें पता है ऊपर की तरफ होगा। अगर उसकी डिमांड बढ़ जाए, डिमांड D1 हो जाए, अगर उसकी डिमांड D1 हो जाए, D1 हो जाए तो क्या होगा? संतुलन कीमत यहाँ थी, अब संतुलन कीमत यहाँ हो जाएगी और संतुलन कीमत बढ़ जाएगी। क्या होगा भाई? संतुलन कीमत OP से OP1 यानी बढ़ जाएगी। अगर एग्जाम में आता है तो पूछा जाता है कि डिमांड बढ़ जाए तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि भाई संतुलन कीमत भी उसकी बढ़ जाएगी, बस। अगर इसका उलट आ जाता है, यदि उसकी डिमांड में कमी आ जाए, कमी भी तो आ सकती है डिमांड में। अगर उसकी डिमांड में कमी आ जाए तो D2 हो जाएगा। अगर उसकी डिमांड में कमी आ जाए तो संतुलन कीमत फिर बिगड़ जाएगी। और अगर कमी आ जाए तो मूल बिंदु की तरफ होता है। ठीक है, अगर डिमांड में कमी आ जाती है तो कीमत कम होकर OP2 रह जाएगी। यदि डिमांड बढ़ जाए तो कीमत बढ़ेगी, अगर डिमांड कम हो जाए तो कीमत कम होगी। सिंपल हो गया। ठीक, अगर ये तो हो गया हमारा सिंपल दोनों के दोनों पॉइंट के हिसाब से। अब कुछ परिस्थितियां भी होती हैं। कैसी परिस्थितियां सर? परिस्थितियां होती हैं जब डिमांड में तो परिवर्तन होगा, कोई तो राय नहीं है। जब अगर ये ऐसी स्थिति आ जाए तो, पहली स्थिति ले लेते हैं,
जब पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो। अगर पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो तो अगर डिमांड में परिवर्तन आए तो क्या होगा, इसको बना लेते हैं भाई। डायग्राम बहुत आसान है, आप इसको साथ साथ में बनाते चले, समझते चले तो भी आ जाएगा। लोचदार के लिए क्या बनती है, एस एस वक्र ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये लोचदार है, ठीक है ना। और ये पॉइंट क्या है, प्राइस है यहाँ पर, और उसकी डिमांड तो ऐसे ही होती है, उसकी डिमांड ये हो गई भाई। अगर उसकी डिमांड बढ़ जाए, संतुलन कीमत क्या है कि, ठीक है, और ये क्वांटिटी है, यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर प्राइस, ये वही चलता रहेगा। अगर उसकी डिमांड बढ़ जाए तो, अगर उसकी डिमांड बढ़ गई यानी D1 हो गई, तो संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल संतुलन बिंदु में परिवर्तन आ जाएगी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदना स्टार्ट हो जाएगी, यही ना। अगर उसकी डिमांड बढ़ जाए, पूर्णतः लोचदार की स्थिति में जब उसकी डिमांड बढ़ जाए तो केवल केवल क्वांटिटी में परिवर्तन आएगा, प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। और यदि इसी प्रकार उसकी डिमांड यदि कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए यानी D2 हो जाए, तो क्या होगा, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल केवल क्या होगा, क्वांटिटी में डिक्रीजिंग आ जाएगी। पहले ओ क्यू था, अब OQ2 लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जब स्थिति, फर्स्ट पॉइंट हो गया, जब पूर्ति, इसी का सेकंड भी तो बनता है, जब पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार हो तो क्या होगा, हमने लोचदार तो निकाल दिया, बेलोचदार हो और डिमांड में डिफरेंस आए तो क्या होगा, उसका भी डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो, ओ एक्स अक्स, ये हमारा ओ वाई अक्स, ठीक है। जब सप्लाई पूर्णतः बेलोचदार है, बेलोचदार ये होती है एस एस, यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है, एस है भैया, देख लेना। और ये होता है हमारा डिमांड, क्या होती है, डिमांड। ये दोनों इस बिंदु पर संतुलित हो जाते हैं इस कीमत पर, जब पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है और जब इसके अंदर इंक्रीजिंग आती है यानी डिमांड बढ़ जाती है, TD है भैया, ऊपरला D1 है, ठीक है। D1 हो जाती है तो क्या हुआ, कीमत कीमत बढ़ जाती है, कीमत में परिवर्तन, ये E पॉइंट है, ये E1, संतुलन भी बदल जाता है और नई कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है। जब पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार हो और डिमांड में वृद्धि हो जाए, डिमांड में परिवर्तन आ जाए तो क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी। और यदि डिमांड में कमी आ जाए, डिमांड में कमी आ जाए तो कीमत भी कम हो जाएगी, OP से OP2 रह जाएगी। डिमांड कम हो जाए तो कीमत कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाए तो कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। कब, बेलोचदार की स्थिति में। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर लगता है, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक हमें लगता है कि भाई तुम्हें आ गया होगा। अब भाई, अब बोलता है कि भाई, अब ये तो हमने डिमांड में परिवर्तन किया है, और यदि आपूर्ति में परिवर्तन हो तो, यानी मांग में परिवर्तन से संतुलन कीमत पर प्रभाव है। अब है पूर्ति में परिवर्तन से संतुलन कीमत पर प्रभाव। देखो, वो भी आसान है, आपने अगर ये अच्छी तरह किया तो वो भी कर सकते हैं। यानी प्रश्न क्या है हमारा सेकंड, कि भाई पूर्ति में परिवर्तन से संतुलन कीमत पर
प्रभाव। ठीक है, अब हमने डिमांड की थी, अब सप्लाई में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो ये हमारा ओ एक्स वक्र हो गया, ओ एक्स अक्ष, ये ओ वाई। यहाँ पर वही हमारी क्वांटिटी आएगी और यहाँ पर वही प्राइस। यदि हम भूल जाएं तो कोई नहीं, आपने लिखना है। ये संतुलन करके दिखाओ पहले। ये एस एस और ये हमारा डी डी वक्र है और दोनों ई बिंदु पर संतुलित हैं। संतुलन कीमत हमारी ओपी और संतुलन की मात्रा ओ क्यू के बराबर। यदि सप्लाई में वृद्धि हो जाए तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जब एस एस में सप्लाई में वृद्धि होगी तो वृद्धि होगी दाएं हाथ की तरफ। वृद्धि कैसे होगी? दाएं हाथ की तरफ। और यदि एस एस में कमी होगी तो बाएं हाथ की तरफ। इसने बोला है कि एस एस में वृद्धि हो जाए तो वृद्धि कहाँ होगी? दाएं हाथ की तरफ। यानी वृद्धि होकर एस एस से एस वन हो जाती है। तो क्या होगा? यदि सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड वही रहेगी, तो आपको पता होना चाहिए कीमत कम हो जाएगी। यदि केवल सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड में परिवर्तन नहीं आता। सप्लाई बढ़ेगी तो ज्यादा वस्तुएं होंगी, ज्यादा वस्तुएं होंगी तो सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और यदि सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई यदि कम हो जाए तो सप्लाई S2 रह जाती है। अगर यदि सप्लाई कम हो जाए तो हमें पता है डिमांड वही हो जाए, वही सेम टू सेम रहे, और सप्लाई कम हो जाए किसी वस्तु की, तो क्या होगा? उसकी कीमत बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? उसकी कीमत। यानी OP से OP2 रह जाएगी, हो जाएगी ना। OP से OP2 हो जाएगी और संतुलन बिंदु ये E था, ये E1 और ये E2 हो जाएगा। सप्लाई बढ़ जाए तो कीमत कम, सप्लाई कम हो जाए तो कीमत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम तब भी तो निकाल सकते हैं जब दो स्थिति और होती हैं। कौन कौन सी? जब मांग पूर्णतया लोचदार हो। अब मांग पूर्णतः लोचदार हो तो क्या होगा? देखो भाई, ये ओ एक्स, ये ओ वाई, और ये है हमारी डिमांड। क्या है ये? डिमांड। ये पी पॉइंट हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस सेम है। और सप्लाई हमारा होता है ये, सप्लाई हो गया ना हमारा, ये पूर्णतः लोचदार हो गई। जब सप्लाई में वृद्धि होती है, सप्लाई में वृद्धि होती है, S1 आता है, तो क्या होगा? कीमत सेम टू सेम रहेगी, केवल उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन आएगा। किस में परिवर्तन आएगा? क्वांटिटी में। जब उसकी मांग पूर्णतः लोचदार हो और जब सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता। और जब इसकी सप्लाई में डिक्रीजिंग हो जाए, सप्लाई में कमी आ जाए तो भाई यानी S2 आ जाएगा। तो भी पूर्णतः लोचदार की स्थिति में तो भी अगर पूर्ति में कमी आ जाए तो भी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल क्वांटिटी में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जब मांग पूर्णतः लोचदार हो। अब आ गया हमारा जब मांग पूर्णतया बेलोचदार हो। कैसा हो? बेलोचदार। ओ एक्स, ये ओ वाई। पूर्णतः बेरोजगार कब होता है? डिमांड।
ऐसे, सप्लाई हमारी ऐसे होती है। संतुलन का बिंदु ये है और कीमत हो गई हमारी ओ पी और क्वांटिटी ओ क्यू। जब सप्लाई में परिवर्तन आता है, सप्लाई बढ़ जाती है। जब सप्लाई बढ़ जाती है तो कीमत कम हो जाएगी। क्या होगी? कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, और क्वांटिटी वही रहेगी क्योंकि ये बेलोसदार है। और जब सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? सप्लाई कम होगी तो कीमत बढ़ जाएगी। पूर्णतः बेलोसदार की स्थिति में जब सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए तो कीमत बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ जाए तो कीमत कम हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा मांग में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। ठीक है, इसका छोटा सा और रहता है एक पॉइंट, उसको करवाएं या नहीं। अगर यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो वो पॉइंट भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, यानी दोनों में इकट्ठा परिवर्तन, दोनों में एक जैसा परिवर्तन, डिमांड और सप्लाई के अंदर एक जैसा परिवर्तन आएगा। अगर दोनों में एक जैसा परिवर्तन आएगा तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कीमत भी सेम टू सेम रह जाएगी, उतना ही रहेगा। डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन आ जाए, सप्लाई में कम परिवर्तन आए, ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बता देना, हम आराम से डायग्राम बना के आपको समझा देंगे। जैसा पजल ना हो इसलिए हम वो डायग्राम नहीं बनाते हैं आपका। ठीक है, अब संतुलन कीमत के अंदर संतुलन जो कीमत है उसके अंदर समय तत्व का भी तो कोई रोल होता है। समय तत्व भी तो होता है। समय तत्व का मतलब समय तीन प्रकार का होता है। एक तो अति अल्पकाल, अति अल्पकाल। अति अल्पकाल क्या होता है? अति अल्पकाल वह थोड़े से थोड़ा समय होता है जिसमें हम अपनी पूर्ति को केवल स्टॉक तक बढ़ा सकते हैं। जो हमारे पास स्टॉक है केवल वहां तक वृद्धि कर सकते हैं। यानी अति अल्पकाल वह थोड़े से थोड़ा समय होता है जिसमें केवल स्टॉक तक ही वृद्धि की जा सकती है। इसके आगे वृद्धि, यानी केवल वर्तमान स्टॉक तक ही वृद्धि कर सकते हैं, इसके आगे वृद्धि नहीं कर सकते। बहुत कम टाइम होता है। सेकंड पॉइंट होता है अल्पकाल। अल्पकाल आप पढ़ के आए हो। अल्पकाल वह समय की वह अवधि होती है जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके, परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके परिवर्तन किया जा सकता है। स्थिर साधन नो चेंज। केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, यानी पूर्ति के अनुसार लाया जा सकता है। अगर हमारे पास अल्पकाल है और पूर्ति बढ़ जाए, पूर्ति को बढ़ाना है यानी डिमांड बढ़ जाए, सॉरी बच्चों, डिमांड बढ़ जाए, पूर्ति को बढ़ाना, तो केवल हम परिवर्तनशील साधनों में, यानी 4 लेबर हैं, 5 लेबर लगा दिए, 6 लेबर लगा दिए, उसमें परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एकदम नई मशीन, नया उत्पादन आरंभ नहीं कर सकते। यानी अल्पकाल के अंदर केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें केवल परिवर्तनशील साधनों की क्षमता तक ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट, दीर्घकाल। ठीक है, दीर्घकाल इतना लंबी अवधि होती है जिसमें पूर्ति और मांग को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। यानी पूर्ति को मांग तक बढ़ाया जा सकता है। जितनी मांग है उसी के अनुसार हम पूर्ति को बढ़ा सकते हैं और इनको इक्वल कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बड़े आराम से क्वेश्चन हुए हमारे। और अब जो चीज आती है वो एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
जो हम आपको बताते हैं उस पर 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो इन क्वेश्चंस पे जो अभी आपको करवाने लगेंगे। अब जो क्वेश्चंस होगा उस पर 5 स्टार लगा लो। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर मस्ट आता है, इसके अंदर से 4 मार्क्स का भी आ सकता है या 2 मार्क्स का भी आ सकता है। ज्यादातर चांस है 4 मार्क्स का आता है। यदि ये बाई चांस नहीं आता तो 2 मार्क्स का तो कोई रोक ही नहीं सकता। और जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है और अपने अच्छे अंक अबो 90, कितने, अबो 90 मार्क्स चाहिए, वो इसके साथ नजरअंदाजी नहीं कर सकता। 4 मार्क्स तो है ही है, बाई चांस हो जाए तो 2 मार्क्स जरूर आता है, और बहुत छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी सरकार द्वारा प्रश्न क्या बनता है, सरकार द्वारा प्रश्न किस प्रकार आएंगे, कीमत नियंत्रण, कीमत नियंत्रण, ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है हमारा उच्चतम कीमत, उच्चतम कीमत के द्वारा, और एक होता है हमारा न्यूनतम कीमत के द्वारा, न्यूनतम कीमत के द्वारा। ये 2 प्रश्न हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न अगर आपको आ जाए तो हमारे 4 मार्क्स या 2 मार्क्स कंप्लीट है। दोनों को अलग अलग करवाते हैं, नेक्स्ट पेज पे करवा देते हैं। ठीक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको करवाते हैं कि भाई पहले उच्चतम कीमत, उच्चतम कीमत, उच्चतम कीमत को क्या बोलते हैं, नियंत्रण कीमत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियंत्रण कीमत। एग्जाम में उच्चतम कीमत आ जाए, नियंत्रण कीमत आ जाए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यानी होता क्या है, पहले ये लिख देते हैं आपका, उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम, उस अधिकतम कीमत से है जो उत्पादक अपनी वस्तु के लिए, अपनी वस्तु के लिए प्राप्त कर सकता है, कर सकते हैं। कोई भी उत्पादन करने वाले वो अधिक से अधिक कीमत, वो अधिक से अधिक कीमत जो उत्पादन करने वाले अपनी वस्तु की कीमत ले सकते हैं, अपनी वस्तु की कीमत प्राप्त कर सकते हैं, अपने उत्पादन की कीमत प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कीमत। जैसे यानी ये होता क्या है, ये कब लागू होता है, जब जीवन के लिए, जब जीवन के लिए नितांत आवश्यक, बहुत ज्यादा आवश्यक, आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, जीवन रक्षक दवाइयां,
आदि। आपको पता है कि भाई चीनी की यदि डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दी जाए कीमत, तो चीनी की कीमत बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। सरकार इसके ऊपर सब्सिडी देकर और जो उत्पादन करने वाले हैं उसके ऊपर कंट्रोल करके चीनी की कीमत कम करती है। और जीवन रक्षक दवाइयाँ, मान लो आपके सिर में दर्द है और आपको दवाई चाहिए। जब आपके सिर में दर्द है तो उस दवाई के लिए आप कितनी भी कीमत देने के लिए तैयार हो सकते हो, ठीक है। लेकिन डिमांड के अनुसार उसकी सप्लाई, यानी सप्लाई के अनुसार उसकी डिमांड हो जाए या डिमांड के अनुसार सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया जाए कीमत, तो कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार उनके ऊपर कंट्रोल करती है। किस पर? जो हमारी कंपनीज हैं, जो कंपनी दवाइयाँ बनाते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करती है और उसको बोलती है कि भाई इस दवाई की कीमत केवल ये रखनी है, डिमांड के अनुसार कीमत नहीं रखनी। क्योंकि यदि डिमांड के अनुसार कीमत रख दी जाए तो कीमत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आम आदमी, मजदूर व्यक्ति उसको नहीं ले सकेंगे, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं। कई बार एक अंक के अंदर भी, एक नंबर में भी अलग से पूछा जाता है इसको, वो भी अभी अभी मैं आपको बताऊंगा। OX/OY, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये सप्लाई है, MSB, ठीक है, यानी मार्केट सप्लाई ऑफ बी कमोडिटी। और ये हमारी MDB, मार्केट डिमांड ऑफ बी कमोडिटी, ठीक है। जहाँ पर सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए वो हमारी संतुलन कीमत होती है। क्या होती है? संतुलन कीमत होती है, पक्का पता है आपको। यानी OP प्राइस हमारी संतुलन, जब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता तो कीमत इतनी हो जाएगी, तब क्वांटिटी इतनी मिलेगी। लेकिन सरकार उसके अंदर हस्तक्षेप करता है और बोलता है ये कीमत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कीमत ले सकते हो, ये कीमत ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा कीमत है, इतनी नहीं ले सकते आप। तो सरकार कंट्रोल करती है और कीमत कम करवा के OP1 करवा देती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सीलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसको हम? सीलिंग प्राइस, यानी उच्चतम कीमत। क्या बोलते हैं इसको हम? उच्चतम कीमत, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो सीलिंग प्राइस है वो संतुलन कीमत के नीचे होती है या ऊपर होती है? ये एक अंक का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या बताना है कि भाई उच्चतम कीमत संतुलन कीमत के नीचे होती है। उच्चतम कीमत यानी सीलिंग जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम जो हमारा पॉइंट है उससे कैसा होता है? नीचे होती है। इक्विलिब्रियम जो प्राइस है हमारी, उससे सीलिंग प्राइस नीचे होती है। समझ में आ गया? नहीं आया? यानी कई बार पूछा जाता है ये बात, एक अंक के अंदर अनेकों बार आई है। ध्यान रखना इसका कि भाई नियंत्रण कीमत संतुलन कीमत से ऊपर होती है या नीचे। तो हमने क्या बताना है कि भाई संतुलन कीमत से नीचे होती है। कौन? उच्चतम कीमत या नियंत्रण कीमत। अगर ये प्रश्न लिख देंगे तो हमारे 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसको आप समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उच्चतम कीमत हो गया, अब है न्यूनतम कीमत। न्यूनतम कीमत, ठीक है। न्यूनतम कीमत को हम समर्थन कीमत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? समर्थन कीमत। इसका क्या मतलब है? अगर ये आ जाए एग्जाम में तो इसकी क्या लिखनी है? न्यूनतम
कीमत से अभिप्राय उस कम से कम कीमत से है, उस कम से कम कीमत से है जो उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए दी जाती है। ठीक है ना। न्यूनतम कीमत वह कीमत है जो उत्पादकों के लिए उनके उत्पादक के लिए कम से कम कीमत दी जाती है, यानी न्यूनतम कीमत है। जैसे किसानों को उनकी आय सुनिश्चित करने के लिए प्रायः यह कीमत दी जाती है। ये क्या है सर? न्यूनतम कीमत वह कम से कम कीमत है जो उसके उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए दी जाती है। यानी समझो बात को बच्चों, यानी किसान जब गेहूं बोता है और गेहूं का उत्पादन होता है तो गेहूं का उत्पादन उसकी डिमांड के अनुसार बहुत ज़्यादा होता है। यानी उत्पादन ज़्यादा होता है और डिमांड कम होती है, तो सरकार समर्थन कीमत पहले ही घोषित कर देती है। जब गेहूं हम उगाने स्टार्ट करते हैं तभी कीमत निर्धारित कर देती है कि भाई हम इतनी कीमत पर आपका गेहूं खरीदेंगे। अगर उसको डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया जाए, आप सोचो एक किसान के पास कितनी गेहूं पैदा होते हैं, सब वो यूज तो नहीं कर सकता, अपने अड़ोस पड़ोस गांव मोहल्ले में बेच तो नहीं सकता ना। यानी उसको सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार उसकी आय को सुनिश्चित करती है। यदि आपकी कहीं पर भी फसल नहीं बिकेगी तो हम इस कीमत पर जरूर खरीद लेंगे। यानी उनके किसानों की आय को सुनिश्चित करने के लिए यह कीमत दी जाती है और इसी कीमत को समर्थन कीमत या न्यूनतम कीमत कहते हैं। इसको भी हम एक डायग्राम की सहायता से आपको समझा सकते हैं। ये ओ एक्स अक्ष है, ये ओ वाई, ये वही है भैया हमारा, ये क्वांटिटी यहाँ पर और वहां पर प्राइस। ठीक है, यहां भी लिख लेना आप क्वांटिटी और प्राइस। ये हमारा वही सेम टू सेम, ये MSB मार्केट सप्लाई ऑफ बी कमोडिटी, एंड ये है हमारा MDB यानी मार्केट डिमांड और बी कमोडिटी। कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम, वस्तु का नाम है ये बी, वहां पर बी लिखा था या भी बी लिख दिया, कोई भी लिख सकते हो आप, ABCD XYZ। ठीक है, ये हमारी संतुलन कीमत है। ये E पॉइंट पर संतुलन स्थापित हो गया, OP हमारी संतुलन कीमत, OQ संतुलित मात्रा हो गई हमारी। ठीक है, अब कहता है कि भाई समर्थन कीमत क्या होती है सर? फिर आपको पता है, अगर गेहूं की मात्रा को छोड़ दिया जाए कि भाई अपनी डिमांड के अनुसार अपनी सप्लाई करो, कीमत डिमांड के अनुसार रखो, तो कीमत बहुत डाउन हो जाएगी। गेहूं का भाव 5 रुपये 6 रुपये KG के हिसाब से बिकना स्टार्ट हो जाएगा। सरकार उसकी कम से कम कीमत को निर्धारित करती है कि भाई इससे नीचे नहीं लेनी। तो ये कीमत
संतुलन कीमत से ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, न्यूनतम कीमत। क्या होती है? न्यूनतम कीमत। कोई प्रॉब्लम? अगर एग्जाम में आ जाए यानी क्या है, यानी देखो बच्चों, डिमांड तो है कम, यानी ए पॉइंट के समान डिमांड है, और सप्लाई कितनी है हमारी? बी पॉइंट के समान। यानी जो ए बी है, ए बी की जो स्थिति है ये क्या है? पूर्ति आधिक्य। पूर्ति ज्यादा है ना, डिमांड से पूर्ति ज्यादा है, तो ये ए बी पूर्ति आधिक्य की स्थिति है। यानी अगर कोई नहीं खरीदेगा तो इसको कौन खरीदेगा? सरकार खरीदेगी। क्या कौन खरीदेगा भाई इसको? सरकार खरीदेगी। तो अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि भाई जो न्यूनतम कीमत है वो संतुलन कीमत के नीचे होती है या ऊपर, तो क्या बोलेंगे भाई? समर्थन कीमत, यानी समर्थन कीमत संतुलन कीमत से ऊपर निर्धारित की जाती है। समर्थन की हमारा जो संतुलित कीमत है, संतुलित कीमत से न्यूनतम कीमत ऊपर निर्धारित होती है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा लेसन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर भी अब भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, हमने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है, और यदि अब भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमारे कमेंट्स के अंदर आप अपनी पूरी बातें लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।